तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम पहला चरण होता है। परीक्षा में मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर आपको तभी मिलेगा जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए, एक लंबी मेहनत होती है जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम देने जाता है। आप 1 साल की तैयारी कर सकते हैं, 2 साल की तैयारी के बाद जाएंगे, 3 साल की तैयारी के बाद जाएंगे। आमतौर पर एक अटैम्प्ट होने के बाद दूसरे अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट, हर बार जहाँ से भी आप आउट होंगे फिर से प्रारंभिक परीक्षा ही देनी है। चूँकि यूपीएससी का स्तर अपने आप में ऐसा है कि आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रश्न पत्र क्या होगा या क्या स्तर होगा। कभी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जीएस के किसी अन्य टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। थोड़ा सरप्राइजिंग होता है। आप पहले से ये जज नहीं कर सकते कि यूपीएससी किसको वेटेज ज़्यादा देगा। ये एग्ज़ाम का दिन ही तय करता है और वो 2 घंटे तय करते हैं कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल पूरा का पूरा यदि मैं आपको समअप करूं तो आपके पीछे की मेहनत तो होती है, जो आपने लगातार काम कर रखा होता है पिछले 1 साल में, 2 साल में, जो भी काम आपने कर रखा होता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस का टाइम सिर्फ 2 घंटे का होता है जो आप जनरल स्टडी के पेपर में वहाँ पर जाकर के बैठते हैं। देखिए, 2 पेपर हैं, एक आपका जीएस का है, दूसरा सीसेट का है। चैलेंज दोनों ही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सीसेट चैलेंज नहीं है, सिर्फ 33% क्वालिफाइंग है। ये वो लोग होते हैं जो सीसेट पहली बार दे रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं और आपने सीसेट दे रहे हैं तो आपको लग रहा है 33% ही लाना है। 2015 के बाद क्वालिफाइंग हुआ था, तो पहले तो सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे, फिर यूपीएससी ने इसको क्वालिफाइंग नेचर में कर दिया। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि यूपीएससी में जितना महत्व जनरल स्टडी के पेपर का है उतना ही महत्व सीसेट के पेपर का है। इसलिए दोनों को गंभीरता से लेना है। ठीक है, पहला तो माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि सीसेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि सीसेट में मैं पास नहीं हो पाया तो जीएस की कॉपी का कोई मूल्य ही नहीं होगा। इसलिए सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई, आपकी एक कॉपी में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ गए आप जीएस में, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका जीएस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, 100 से ज़्यादा भी लाते हैं वो, है ना। कट ऑफ अभी इस बार की कितनी गई है? 88 गई है। ठीक है, आपकी लगभग 87 पॉइंट समथिंग है, तो 88 मान लेते हैं। तो 88 नंबर की यदि कट ऑफ आपकी गई है तो ऐसे में यदि आप ये मान के चलते हैं कि भाई मुझे जीएस में 100 ले आना है तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको सीसेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ दिक्कत क्या है? वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी कंप्रीहेंशन, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। यदि करते भी हैं तो प्रैक्टिस से बचते हैं। उनको लगता है कि चलो मुझे तो मैथ आती है, मैं तो मैथ बैकग्राउंड से हूँ। जो आर्ट्स वाले हैं उनको लगता है नहीं कर लेंगे, हम कंप्रीहेंशन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना चाहिए, सीसेट का खास करके, आपको पता चले कि हाँ वास्तविकता क्या है। आपको सीसेट में परफॉर्मेंस के लिए, सीसेट के लिए लगातार पहले दिन से तैयारी करनी चाहिए। मतलब आपको सप्ताह में कम से कम 2 दिन 3 दिन दीजिए, लेकिन सीसेट के बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल देखिए, पूरी कहानी आपकी एग्ज़ाम के दिन की है। जो परीक्षा का दिन आपका होगा, परीक्षा का दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक होता है, परीक्षा का दिन। अब परीक्षा का दिन और परीक्षा के दिन के पहला फर्स्ट पेपर जो आपका जीएस पेपर 1 है, इसका 2 घंटे, और जीएस पेपर 2 जो आपका है इसके 2 घंटे। ये दोनों मिल करके आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल बनाएंगे। ये तो बात है प्रारंभिक परीक्षा की। यदि हम यूपीएससी में फाइनली सफल होना चाहते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा पे भी आपको काम करना होगा। लेकिन आज हम केवल बात पीटी की करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में इन 2 घंटे का क्या रोल है। साल भर की जितनी भी तैयारी है वो काम आएगी कि नहीं आएगी, 2 साल की तैयारी है काम आएगी कि नहीं आएगी, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट का अनुभव है वो काम आएगा कि नहीं आएगा, ये तय करेगा आपका सिर्फ 2 घंटा कि ये 2 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करते हैं कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएँ। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा, कट ऑफ। देखिए, ये कट ऑफ जो है ना, ये निर्धारित होता है प्रश्न पत्र के स्तर से। ज़रूरी नहीं है, पहले कट ऑफ 100 से ऊपर भी जाती थी,
एक समय कट ऑफ जो है 110 से ऊपर भी पहुंच गई है यूपीएससी की। अभी इस समय कट ऑफ थोड़ा सा कम जा रही है। यदि मैं अभी आपको लेटेस्ट कट ऑफ दिखाऊं तो ये है आपकी, ये लेटेस्ट कट ऑफ थी आपकी 87.54, जो अभी 2021 का एग्ज़ाम आपका सिविल सर्विसेज का हुआ है। यानी 88 नंबर पे कट ऑफ जाकर के आपकी 88 नंबर का मतलब 44 क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलत एक भी नहीं होने चाहिए। यदि आप सही की बात करें तो 44 क्वेश्चन यदि आप सही कर दें, गलत यदि आपके एक भी ना हो, अटेम्प्ट आप तो मतलब आप हो जाते, मतलब संभावना थी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। बहुत कठिन बात होती है। लोग 60-70 क्वेश्चन करते हैं, 70 करते हैं, तब जा करके 44 में गिरते हैं, है ना। कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, फिर माइनस मार्किंग माइनस करके फिर जाके आपकी कट ऑफ के अंदर आप आ गए तो ठीक है। कठिन है, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप बस जाके प्रश्न पत्र देखेंगे कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपका माइंडसेट कैसा है, ये बहुत क्लियर करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम का जैसे एक दिन पहले का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज का दिन आपको एक माइंडसेट अपना पहले क्रिएट करना पड़ेगा। जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए तो ये ज़रूरी ही है, जो लोग नहीं देने जा रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप भी इस बात को समझें, ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। परफॉर्मेंस आपका हमेशा दो चीज़ों से तय होता है। पहली चीज़ है आपका आत्मविश्वास कैसा है, अपने ऊपर भरोसा कैसा है कि आप एग्ज़ाम हॉल पे कैसा परफॉर्म करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। कई बार होता है कि आपको चीज़ें नहीं भी पता होती, पर कॉन्फिडेंस यदि आपको है तो भी आप कर पाते हैं। अब आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बाज़ार से खरीद ली जाए। आत्मविश्वास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोई दूसरा आपको दे भी दे। मैं आपको चाह कर भी आत्मविश्वास नहीं दे सकता हूँ। आत्मविश्वास एक अनुभव की चीज़ होती है, एक्सपीरियंस से आता है आपको। जब लगातार आप काम करते हैं, एक बच्चा होता है जब उसको आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं चल लूँगा तो वो चलने लग जाता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है, कैसे माइंडसेट क्रिएट करना है, क्योंकि यदि आपने 2 साल भी तैयारी कर रखी है, 3 साल की भी तैयारी कर रखी है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए और आप पूरी तरीके से आते हुए क्वेश्चन भी गलत कराएं। बहुत सारे बच्चों को आप देखते हैं एक हड़बड़ाहट होती है, रोल नंबर ही गलत लिखाते हैं। उनको लगता है कि ए में ए आंसर मुझे पता था, पर मुझे ए को गोला भरना था, मैंने सी को भर दिया। ये सब क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का अभाव है। तो पहली चीज़, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अलावा कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। अभी कॉन्फिडेंस कैसे काम करता है ये आप अभी समझेंगे। और दूसरा, पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल आपको क्रिएट करना है, किस माइंडसेट से एग्ज़ाम देने जाना है। चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, चाहे तैयारी ना भी अच्छी हो, दोनों स्तर पे आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल पे आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये बात तय है। आमतौर पे इस चीज़ को आपको देखना होगा। देखिए, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे लोगे तब तक आपको आपकी तैयारी अधूरी लगेगी। जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो काम अधूरा ही लगता है। ये हर काम की प्रवृत्ति है। कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी ऐसा कार्य जो आपने पूरा ना कर लिया हो तब तक आपको उस काम में एक लैक लगेगा, एक अभाव लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस का अभाव लगेगा। अपने अंदर जो है आपको महसूस होगा कि यार मैं एग्ज़ाम तो दे रहा हूँ लेकिन पता नहीं कितने हद तक मैं सफल हो पाऊँगा, क्या हो पाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जब, और ये आप एक चीज़ और सोचो, थोड़ा से यदि आप चिंतनशील प्राणी हैं तो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये पहले दिन से लगता है आपको कि मेरा नहीं हो पाएगा, और 1 साल की तैयारी के बाद भी यही लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा या हो सकता है ना हो। मतलब 1 साल लगातार आपने मेहनत की है फिर भी आपको लगता है कि मैं जीरो में ही हूँ। एक जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, बच्चों के साथ आमतौर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो जिसको बच्चे मुझे लगता है फेस कर रहे हैं, वो क्या है, आपको शायद मेरी बात से इस बात को लेकर के अंदाज़ा लगे कि जब आपने तैयारी शुरू की थी, आपको देखो कॉन्फिडेंस अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत बूस्ट होगा। जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, जब आपने शुरुआत की थी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, कभी तो किया होगा,
हो सकता है कुछ लोग तो जब नोटिफिकेशन आया हो तब ये शुरू किए हों कि नहीं नहीं अरे यूपीएससी का आ गया, मुझे भी फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म भरना ही अपने आप में एक प्रेस्टीज की बात होती है कि भाई मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो जब से आपने तैयारी चालू की है, जब से, चाहे वो 1 साल की पहले की बात हो, 2 साल पहले की बात हो, 3 साल पहले की बात हो, 6 मंथ पहले की बात हो, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब ये दोनों के बीच में एक ड्यूरेशन है, अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है, हर बच्चे का अपना अपना। किसी के पास अटेम्प्ट का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, उसने अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस, जैसे अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस होगा, आपको सक्सेस का नहीं होगा। आपको भी पता है कि तैयारी है नहीं, पर आपको अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस हो जाए कि मैंने एक अटेम्प्ट दिया था पहले। इसके पहले वाला अटेम्प्ट दिया था क्या सर? वो तो एक नाइट ड्यूटी करने मतलब जुझारू हैं आप, तो एक अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी आपके पास, 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है। वाह, तो हो सकता है अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस हो। अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अपने आप में अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस कि यार मैंने 2 अटेम्प्ट दे रखे हैं। तो एक्सपीरियंस एक है तैयारी का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तैयारी का एक्सपीरियंस, और दूसरा है आपका तैयारी प्लस अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट तब करते हैं ना जब तैयारी का लगता है कुछ है, ठीक है, और एक एक्सपीरियंस है बिना तैयारी का, बिना तैयारी के भी जाते हैं। पर अब आप एक चीज़ देखिएगा, मतलब मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, आपकी ब्रेन की साइकोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जब आप अटेम्प्ट देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जीरो लगता है। जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो भी आप जीरो होते हैं, आपको लगता है यार अभी तो तैयारी शुरू करना है, जोश होता है, एनर्जी होती है, पढ़ना चालू करते हो, और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यहाँ पर भी आपको जीरो ही लगता है, ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। ये महसूस होता है, देखो सबके साथ कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं, अब क्या पूछ लेगा, क्या आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ हाँ मेरा तैयार है, मैंने किया है अच्छे से, मैंने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, ये सारी चीज़ें की हैं, तो शायद मैं बेटर कंडीशन में हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा। ये भी होता है, ऐसे वाले भी बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि अरे पीटी ही तो है, क्वेश्चन ही तो आएंगे, एक बार पढ़ना है और उसमें एलिमिनेट करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रिक्स भी ढूंढ लेते हैं पिछले 5 साल, लेकिन अभी मैं देखा हूँ पिछली बार यूपीएससी ने सारी ट्रिक ख़त्म कर दी। जो ट्रिक वाले ऐसे निकल आते थे आंसर, वो भी बड़े मुश्किल हैं कि किसी ने दिमाग लगाया कि सी ही सही होता है, एक सी वाला कॉन्सेप्ट बहुत चलता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप उस चीज़ को सोच नहीं सकते। लोग अपना अपना जो है, बहुत सारे लोग की अपनी रिसर्च है, लेकिन वो काम नहीं आती है। ये एग्ज़ाम अलग है, ये चीज़ आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है। ये आपको तय करेगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में। ये बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी तैयारी किसी भी स्तर पे है, 2 घंटे में वो तय करेगा कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 घंटे का परफॉर्मेंस है। हो सकता है आप जीएस में बहुत अच्छा कर ले जाओ पर सीसेट में फेल हो जाओ। बहुत लोगों का जीएस बहुत अच्छा है पर सीसेट बेकार हो गया, तो फिर क्या पता, क्वालिफाई तो नहीं हुए ना। देखो सिंपल सी, दुनिया सिर्फ एक चीज़ देख रही है, सफलता। कोई नहीं देख रहा आपका पीटी क्वालिफाई हो गया, कोई नहीं देख रहा आप मेंस क्वालिफाई हो गए, कोई नहीं देख रहा कि आप इंटरव्यू में फेल हो गए। सब देख रहे हैं फाइनल लिस्ट। आज जो तालियां बज रही हैं 2021 के रिजल्ट के बाद, वो उनकी नहीं बज रही कि सब जो इंटरव्यू देने गए थे उनकी बज रही हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आया है। ऐसे ही पीटी में भी यदि आपको ये नहीं कोई देख रहा कि आपके जीएस में कितने अच्छे नंबर हैं, देखा ये जा रहा है कि आप सीसेट क्वालिफाई करके जीएस के साथ क्या मेंस लिखने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको होलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन हॉल पे आपको जीएस और सीसेट इन दोनों में आपका 2 घंटे 2-2 घंटे का जो पूरा पेपर है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये है पूरा का पूरा इसका खेल। अब देखिए सिंपल सा मामला है, 100 क्वेश्चन आने हैं। मैं सिर्फ आज आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कल के एग्जाम के लिए। किस माइंडसेट से आप जाएं कि एग्जाम को आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएं,
पेपर का स्तर चाहे जो भी हो, और शायद आपको रिलैक्स महसूस होगा। शायद ये वाला पीटी आपका बेटर हो यदि आपकी प्रिपरेशन कुछ ठीक ठाक है। देखो विदाउट प्रिपरेशन तो कोई भी आ जाएगा कह देगा कि मैं पास कर लूँगा, तो संभव ही नहीं है। लेकिन यदि आपने प्रिपरेशन कर रखा है और एक आपकी परिस्थिति मानसिक दशा ऐसी बन जाए कि एग्ज़ाम हॉल पे जा करके आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। मैंने आपको पहला रूल बताया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और कैसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत तैयारी करने के बाद गिर जाता है, और कैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कम टाइम दे करके भी आत्मविश्वास अपना बूस्ट रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपको सफल या असफल बना देगा। ठीक है, अब इसको समझना है क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सी सेट में। अब देखो पहले एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं हम जीएस के पेपर के लिए, क्योंकि मेरिट इसकी जुड़ेगी। सी सेट के लिए भी माइंडसेट क्रिएट करेंगे, पहले हम जीएस के लिए करते हैं, जनरल स्टडी के लिए। यूपीएससी का पेपर है, निश्चित तौर पे पेपर अपने आप में प्रभावी होगा, ठीक है। बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप थोड़ा रिलैक्स मोड पे आ जाइए। इसके पहले आपने खूब मेहनत की होगी, खूब परिश्रम किया होगा, आपने हर एक टॉपिक को तैयार किया होगा, सब कुछ सही बात है। अब हमें माइंडसेट क्रिएट करना है, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, यानी कल एग्ज़ाम है तो आज आपको कूल रहना पड़ेगा। अपने दिमाग को ये मैसेज देना पड़ेगा कि अब आपके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट ना हो। और एक चीज़ सोचो, अब आपको परफॉर्मेंस की बात है, अब आपके परफॉर्मेंस की बात है, तो परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी पूरी बॉडी परफॉर्म करती है, आपका सिर्फ ब्रेन भर परफॉर्म नहीं करता, वहाँ पे पूरी बॉडी परफॉर्म करती है एग्जामिनेशन हॉल पे। करती कि नहीं करती है? शरीर पूरी तरीके से यदि शांत हो, मन शांत हो, मन में हलचल ना हो, तो मेरा सिंपल सा एक मैं उदाहरण देता हूँ कि यदि पानी बिल्कुल शांत हो तो नीचे तक की चीज़ें दिख जाती हैं। मैंने आपको एक सबसे पहली बात क्या कही कि यहाँ पे आपने काम किया है, आपने तैयारी की है, आपने 1-2 अटैम्प्ट दिया है, सब कुछ किया आपने, तैयारी की आपने, 1-2 अटैम्प्ट दिया, सब कुछ किया आपने। यहाँ भी जीरो लग रहा है आपको, यहाँ भी जीरो लग रहा है, तो भाई ये 2 साल क्या थे? आपने 2 साल कुछ तो किया है। इस चीज़ को आप क्यों नहीं जोड़ के देख रहे हो? 2 साल आपने कुछ तो किया है, 3 साल आपने कुछ तो किया है, 1 अटेम्प्ट में कुछ तो किया है, 2 अटेम्प्ट में कुछ तो किया है, डेली कुछ ना कुछ तो पढ़े हो आप। तो पहले इस चीज़ को स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। ऐसा नहीं रहा कि मैं यहाँ भी जीरो थी, मतलब जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो भी जीरो, तो आपने जबकि एक जॉब भी ले रखी है, एक जॉब में आप सिलेक्टेड हैं, आप इस बात को स्वीकारिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने सिलेक्शन लिया यानी कि पहले भी तैयारी की होगी, तो मतलब कुछ है मेरे अंदर। चाहे मैंने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, तो पहले इस चीज़ को स्वीकारिए कि हाँ मैंने पढ़ाई की है। दिक्कत यही होती है कि आप स्वीकारते ही नहीं हो कि पढ़ाई की है मैंने। आपको ये लगता है कि अरे बस पेपर आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, दिमाग में एक हवा सा क्रिएट होने लग जाता है। तो वो हवा आपका धीरे धीरे क्या होगा, जब आप ये स्वीकार लेते हो कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, मैंने कोई तो काम किया है, उसको क्या करना है आपको? ठीक, फर्स्ट थिंग, पहली चीज़। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मन शांत ही नहीं होता है, वो तो हड़बड़ाहट अंतिम समय तक बनी ही रहती है। बहुत आसान है, देखो यदि मेरे से पूछो, जैसे आज के दिन एक मैं टेक्निक बहुत पहले बहुत अपनाता था, और अभी भी यदि कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुआ, घबराहट हुआ, तो मैं उस टेक्निक को अपनाता हूँ, और उसका सच बता रहा हूँ बेनिफिट मिलता है। यदि आप उसको अपनाएं, निश्चित तौर पे कुछ तो कुछ बेनिफिट उसका मिलता है। नहीं हो तो कहो आप लोगों को अभी प्रैक्टिस दिलाऊं, अभी प्रैक्टिकली करते हैं, करें। एक छोटा सा प्रैक्टिकल कराता हूं, ठीक है। एक वाइट पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। मन को शांत करना है, सबसे पहली चीज़ ये है। और कभी भी यदि आप बहुत परेशान हुआ करें, कभी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में हलचल चला करे, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हो। कभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो जाते हो, बहुत सारी चीज़, घर की बातें होती हैं, या फिर अभी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए ये है। तो लाइफ में कई सारी चीज़ें चलती हैं, पढ़ाई भी एक विषय है।
अब मान के चलो कि आप लोग सब कल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मान के चलो, मान लेते हैं कि कल आप सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ऑनलाइन वाले भी जितने हैं मेरे साथ, आप लोग भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। एक वाइट कागज़ ले लो, एक वाइट शीट ले लो और पेन ले लो सभी लोग, और ये चीज़ स्वीकारो कि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो। कल आपका पेपर है, ठीक है। अब आपके अंदर के अंदर भाव क्या क्या हो सकते हैं। मन में कुछ चल रहा होगा, कुछ विचार आ रहे होंगे, बहुत सारे विचार आ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मान लो मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना है, ठीक है। मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना चाहता हूँ, मान लो, ठीक है। अब मुझे जाने के लिए भी दिमाग में बातें तो चलने लग जाती है ना अपने तरफ से, कि कैसे सुबह सुबह जल्दी उठना होगा, फिर सब तैयार करना होगा। ये ब्रेन अपने आप चल रहा है, जबकि सुबह होने में टाइम है, 12 घंटे का टाइम है, पर रात भर आपका दिमाग के एक इंजन की तरह चलने लग जाता है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है। अभी जैसे इनके दिमाग में होगा कि मुझे वापस भी जाना है, चल रहा होगा, है ना, मुझे वापस जाना है, कल के लिए जो है प्रिपेयर होना है, कल एग्ज़ाम हॉल पे जाना है ना, फिर कैसा होगा, ये सब चलता है इसमें। कैसे क्वेश्चन आएगा, अभी मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पॉलिटी नहीं ये हुआ, मैं एक बार इसको रिवाइज़ कर लूँ क्या, इसको रिवाइज़ कर लूँ क्या, नहीं हुआ तो क्या हुआ, यदि मेरा कल का पेपर ख़राब हो गया तो क्या हुआ, इसको जवाब देना होगा, उसको जवाब देना होगा। बहुत सारे विचार तैरते हैं दिमाग में, ठीक है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, ये इफ़ेक्ट करेगी। देखो, इन विचारों से कोई बेनिफिट है क्या? ये विचार आपको कुछ दे देंगे क्या? कोई फ़ायदा नहीं है इन विचारों से। ये तैर रहे हैं, सिर्फ ये तैरेंगे और ऐसे विचार आते ही रहेंगे। बुलबुले हैं, बुलबुलों का देखते हो, पानी में बुलबुले उठते हैं और फूट जाते हैं, पानी में बुलबुले उठते हैं, वैसे ही विचारों का है। मन में बुलबुले उठेंगे। जैसे अब आज रात में नींद नहीं आएगी, बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों को नींद नहीं आती। पेपर वाली रात अपने आप में, यही रात है अंतिम, यही रात भारी वाली कहानी हो जाती है। जैसे हुआ था ना कि कोई भी काम करना है तो वो रात आपको लगता है कि यार कैसे कट जाए, ये बस ये रात कट जाए। तो जब आपके ऊपर एक आगे आने वाला कैरियर होता है ना, आगे आने वाला कि आपका दांव में कुछ लगा हुआ है, आपकी मेहनत लगी हुई है, 2 साल की दांव में आपकी 3 साल की मेहनत लगी हुई है, और आप परिणाम को लेकर के सोचते हैं, तो मन में बुलबुले उठने लग जाते हैं, मन में विचार उठने लग जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंताएं होने लग जाती हैं। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद ये आप लोग सीख जाओ तो आप अपनी मन की चिंता को ख़त्म कर सकते हो। कई बार आपके मन में होता है, जब आप लोग रहते हैं बाहर, पैसे नहीं होते हैं, तो भी आप सोचते हैं कि यार पैसे नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कुछ समय के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है काम करेगा, बट कुछ समय के लिए जब मुझे अपने आप को शांत करना होता है तो मैं इस टेक्निक को अपनाता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना सकते हो। अब आपको ये करना है कि मन में अब जो भी विचार चल रहा है, जो भी थॉट चल रहा है, उसे देखना है और कागज में लिखना है। कुछ भी चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी, कितना बड़ा संकट चल रहा हो आपके दिमाग, कुछ भी हो सकता है, बाहर बहुत हलचलें हैं, बहुत सारे लोग आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, कुछ भी जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आप भयभीत हो रहे हैं, जो आपको डरा रहा है, जो आपको सशंकित कर रहा है, चाहे एग्ज़ाम का डर हो, चाहे किसी व्यक्ति का डर हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी समस्या चल रही हो, हेल्थ का इशू हो, कोई भी घबराहट हो। हेल्थ में मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे अभी बहुत सारे जो टीबी के पेशेंट हैं उनके साथ भी कई बार जो है कुछ काम करता हूँ मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो वैसे में मैं जाता हूँ, उनको समझाता हूँ, तो समझाने में मैं एक टेक्निक दे के आता हूँ कि यार देखो, ये लाइफ है, आपके अंदर कोई चीज़ आ गई, अब आप सुधारने की तरफ अब स्वीकार रहे हो कि मुझे इसे सुधारना है। तो आपको उन विचारों को लिखना है, जो भी दिमाग में आ रहा, खुले मन से, ये नहीं डरना है, उनको एक कागज़ में लिखिए, जो भी आए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस 5 मिनट में जो आपके दिमाग में चल रहा हो, जो भी डर, जो आपको डरा रहा हो, आप उसे लिखो। बहुत सारे डर होंगे आपकी ज़िंदगी के, उनको आप अपने कागज़ में लिख सकते हो। जो आपके दिमाग में आए, कुछ भी आ रहा हो, कोई भी समस्या आ रही हो, उसे आप लिखो। कल एग्ज़ाम है तो कल एग्ज़ाम को लेकर जो डर लग रहा हो, उसे लिखना है। अब देखो, आज आप ब्रेन के साथ खेल रहे हो, अभी तक ये आपके साथ खेल रहा था, अभी आप देखो कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक मैं कर दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट नहीं होगा, बट ये होगा। अभी आप देखो, 5 मिनट के समय है, सोचो, जो थॉट्स आ रहे हों, जो आपको परेशान कर रहे हों, जो बार बार आपके ऊपर हावी हो रहे हों, उनको लिखो।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये थॉट आपकी प्राइवेसी है, ये केवल आपके पास रहेगी, आप इसको कभी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, इसलिए इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो। कोई भी आपके इन थॉट्स से नहीं जुड़ेगा, ये आपके खुद के थॉट हैं, इसलिए आपको लिखना है जो भी चीज़ हो। अब देखो प्रेजेंट मोमेंट पे आने वाले हो थोड़ी देर बाद, आप अपने फ्यूचर से डर जो लग रहा है, फ्यूचर के बारे में जो सोच रहे हो वो सब लिखो इसमें, जो भी फ्यूचर को लेकर के हो। परिवार में भी कुछ चल रहा है वो भी आपको डरा रहा है, जो कुछ भी। एक कागज के पन्ने में इसको एक साथ जोड़ देना है। जो भी घबराहट हो, शब्द मिल रहे हो ना मिल रहे हो, वो भी लिखो, सब लिखो। कुछ तो होगा जो आपको डरा रहा होगा। एक एक वर्ड में लिख सकते हो, कैसे भी करके लिख दो, बस अपनी प्रॉब्लम्स को जमींदोज कर दो। जितनी प्रॉब्लम दिमाग में चल रही हो, जो उलझन का कारण बनी हो, आप उन्हें लिख सकते हो। घबराओ मत, ये सिर्फ आप तक सीमित रहेंगी, आपके अलावा इनको कोई नहीं जानेगा। बट ये प्रॉब्लम अभी आपको रिलैक्स कर देगा, आपके ब्रेन में शांति आने वाली है थोड़ी देर बाद। बस आप इनको लिख दो, बस। बड़ा कठिन काम है इनको लिखना भी, पर लिखो, जो आ रहा हो, जो परेशानी चल रही हो। कल परीक्षा से डर लग रहा है, कैसे करूँगा, नहीं होगा तो हो जाएगा, तो ये होगा, ये जो उलझने हैं, अपने सभी विचारों को कागज़ पेन पे ले आओ। एक मुझे खाली कागज़ दीजिएगा। ठीक है, उस कागज़ में आपकी सारी समस्याएं आ जानी चाहिए, जो भी हो डर, जो भी उलझन हो। सोचिए और उसे लिखिए। सारी फ्रस्ट्रेशन उतार दो इसी में, जितनी हो सकती हो, जितनी लिख सकते हो। और एक मज़े की बात ये भी हो रही होगी कि विचार बहुत सारे लोगों के आ ही नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो सारी कुछ उलझने तो विलुप्त हो गई होंगी। ऐसा लग रहा होगा कि ये तो है ही नहीं। कुछ भी डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, लिंक कर सकते हो जो आपको डरा रहा हो। पूरे दिमाग को कागज़ में उतार देना है, कागज़ में लिखना है। ठीक है, एक कागज़ में आपका पूरा का पूरा जो चिट्ठा है लिख जाना चाहिए, इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, हो गया कि अभी और बचे हैं? लगभग सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं इसमें, दिमाग की सारी प्रॉब्लम कागज़ में आ चुकी हैं। ये बहुत पहले हमें प्रैक्टिस कराई जाती थी, हमें डायरी लिखवाया जाता था, एक समय था। अब ये जब इसमें आ गई हैं, यानी पूरा दिमाग आपका इसमें उतर आया है, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डरा रही हैं। मेरा होगा नहीं होगा, पेपर कैसा जाएगा, मेरी ये तैयारी नहीं है, मेरी वो तैयारी नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, एक घबराहट है, मन में बेचैनी है, एक उलझन है। अब जो होना था सो हो चुका है, समय बीत चुका है, कर्म का टाइम जा चुका है, अब तो परफॉर्मेंस का टाइम है। और ये चीज़ें डरा रही हैं, अनावश्यक तनाव बन रहा है, घर में उलझन है, एक ही घर में रह रहे हैं, 4 लोग हैं
जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई ना कोई परेशान कर रहा है, वो सब इस कागज़ में आपके आ चुके हैं। सारी चीज़ें आपने एक कागज़ में लेकर के इनको लिख दिया है। अब इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स हैं इसमें सारी, अपने हाथ में लो, हाथ में ऐसे ले लो जैसे मैंने ले रखा है, ऐसे ले लो, अपने तरफ रखो, उल्टा मत, मेरे तरफ मत करना, अपने तरफ रखो। ये अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको क्या करते हैं, सारी प्रॉब्लम को कर दो। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके हाथ में। अब इनको कुछ भी कर सकते हो आप, जला सकते हो, कहीं दूर फेंक सकते हो, जो कर सकते हो। अपने दिमाग को देखो, आपका दिमाग और ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अब आप समझ लो, कुछ रिलैक्स है, दिमाग में शांति है। अब इसको जला दो, जो करना हो कर दो। टेम्परेरी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं हो सकता ये, पर कल यदि मुझे कुछ परफॉर्म करना है, मुझे डर लग रहा है, तो मैंने अपने डर को यहाँ पे रख दिया है। ये रखा है मेरा डर। यही तो डर लग रहा था मुझे कि मैं क्या करूँगा, मैं कल क्या करूँगा, ये क्या होगा, ये रख दिया। अब सुकून की सांस लो। अब आप हो और आपका आज का अभी का मोमेंट है, यही सब कुछ है। कल किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा था। सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना होगा आप लोगों ने, खूब चर्चा में है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर पंजाब का, भारत का, क्या पता था उसे कल क्या हो जाएगा। कितने बड़े बड़े सपने संजो रखे होंगे कि मैं एक दिन इंडिया का वैसे भी बहुत बड़ा जो है। तो कल सिर्फ डराता है। शायद कल का पेपर बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। सिर्फ ये जो कागज़ की चंद बातें थीं, ये आपके परफॉर्मेंस को ख़त्म करने वाली चीज़ होती है। और जो अभी आपका ब्लैंक माइंड है, जिसमें अब कोई विचार नहीं है, जब मैंने आपको बोला कि आप सोचिए और सोच करके इसमें लिखिए, तो आप लोगों को बहुत सारे विचार आने ही बंद हो गए होंगे। माइंड ब्लैंक हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि जब आप सोचने लग जाते हैं, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं उन थॉट्स को, वो सिर्फ बुलबुले होते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, शांत हो जाता है मन। तो कभी भी बहुत ज़्यादा घबराहट आए, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाओ, अपने ब्रेन को देखने लग जाओ, एक बार अपने थॉट्स को देखने लग जाओ। थॉट्स को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता है। देखो, देखने के लिए हमें तो ये सिर्फ लगता है कि भौतिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए ये दीवार है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इस दीवार और मेरे बीच में एक स्पेस है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बैठे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे और आपके बीच में एक स्पेस है कि नहीं है? इस स्पेस को भी देखा जा सकता है। कभी स्पेस देखा है आपने? आप तो सिर्फ दीवार देख रहे हो, जबकि आपके और आपके बीच में स्पेस भी तो है, इस दीवार के बीच में। उसे कोई नहीं देख रहा। आपको लग रहा है कि नहीं, आप केवल स्पेस देख सकते हो। नहीं देख सकते, केवल स्पेस देख सकते हो। मुझे तो आप दिखोगे भी नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें, चलो अलग बात है। वैसे थॉट्स के साथ है, थॉट्स कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ बुलबुले हैं जो आपके दिमाग में डरा रहे हैं आपको, आपके डर के रूप में है। तो वो डर को जब आप देखने लग जाते हो ना, तो डर चला जाता है अपने आप, और उससे कुछ मिलता नहीं है। मतलब भाई, उससे बहुत कुछ मिल रहा होता, कल मेरे 4 नंबर ज़्यादा आ जाते तो मैं एक बार उससे डरता। तो इसलिए आप अपने पेपर में जो आपके अंदर ये डर बैठा हुआ है ना, जो आपकी ये परेशानी बनी हुई है ना, इस परेशानी को आप जमींदोज कर सकते हो। कभी भी घबराओ, कभी भी परेशान हो, अपने विचारों को अपनी लेखनीबद्ध कर दो, लेखन में ले आओ, और इसके बाद इसको जमींदोज कर दो, जला दो, जो करना हो कर दो। किसी के हाथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी उलझने हैं, मेरा दिमाग है पूरा इसमें आकर के। तो आपका पूरा का पूरा आकर के रख जाना चाहिए। ख़त्म, आप ब्लैंक हो। अब कोई आपके अंदर की उलझन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, आप शांत हो जाओगे। एक्चुअली ये एक दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल एक साइकिल चल रही है, बस वो आपको परेशान किए हुए है, जबकि आसपास के लोग कोई नहीं परेशान किए हुए आपको। आसपास के लोग आपको दिख रहे हैं। शादी हो जाएगी, हस्बैंड को लगता है वाइफ परेशान करे, वाइफ को लगता है हस्बैंड को परेशान कर रहा है।
परिवार में 4 सदस्य जुड़ जाएंगे, आपको लगेगा वो पर कल के दिन जिलाधिकारी बनोगे, पूरा जिला ही परेशान करने लग जाएगा आपको, तो आए दिन कोई ना कोई बैठा रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल साइकिल है आपके ब्रेन की, इसको आपको रोकना पड़ेगा। आपने जो ब्लेम कर रखा है दुनिया को, वो आपके डर का कारण है। और जो अनावश्यक अपेक्षाएं हैं जो आपने पाल रखी हैं किसी और से और किसी और ने पाल रखी हैं आपसे, वो परेशानी का कारण है। तो उन सबको आप लेखनीबद्ध कर सकते हो। लेखन में ला करके थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओगे, मन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएगा, आपको रियलिटी पता चलेगी कि वास्तव में कुछ है नहीं। कुछ दिन आप, अब इसको रेगुलर नहीं करना है कि अभी किया फिर इसको कल कर लिया परसों कर लिया, इसको आप सप्ताह में 1 दिन बैठ करके अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार मेरे ब्रेन में चल क्या रहा है, मैं पूरा दिन इतना काम और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, ये कहाँ पे जाना चाह रहा है, ये क्या दिन भर सोचता रहता है, क्या खिचड़ी पकाता रहता है। और ये करने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि हाँ सच में प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, खुद के स्तर पे की जा सकती हैं। चाहे जो भी चल रहा हो ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में उथल पुथल है। आपको लग रहा होगा कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत खुश वाला होगा, जिसको जॉब मिल गई है वो बहुत खुश होगा। ना जॉब वाला खुश है ना वो खुश है। आप जिस स्थिति में, जो जिस स्थिति में, उस स्थिति में आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। हैप्पीनेस भी एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो रही आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी में चेंज करने की बात, कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे एक चेंज लाना है। दुनिया, समाज, लोग हर तरीके के आपके आसपास हैं, उन लोगों से आपको कैसे अपने आप को, उनके साथ रहते हुए कैसे अपने आप को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस है, इसको आप लोग अपना सकते हो कभी भी। और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेखनीबद्ध करके अपने विचारों को आप समाप्त कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स्ड हो सकते हो और सच्चाई से रूबरू हो सकते हो। वास्तव में आप ये हो, बिना विचारों के जो बसते हो। इसी को ध्यान की अवस्था कहते हैं, कि जब आपके मन में विचारों का आवागमन शांत हो जाता है, वही ध्यान है ना। चलो अब बात कर रहे हैं यूपीएससी की। मैं आपसे कह रहा था जब आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको शून्य लग रहा था, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी आपको शून्य लग रहा है, अभी भी आपको डर, और इस शून्य के कारण आप डर रहे थे। आपके डर का कारण यही है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा है। अरे क्या किया आपने, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो पहले स्वीकारना है। एक चीज़ और बताऊं, बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत है। मैं यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक की क्लास होती है कि नहीं होती है आप लोगों की, बताइए। सुबह से लेकर शाम तक की क्लास होती है, इस क्लास को पढ़ाई नहीं मानते हो आप लोग, बताओ। क्लास को पढ़ाई नहीं मानते बच्चे, जबकि आप 8 से 9 घंटे पढ़ के जाते हो। यहाँ पे मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, IR पढ़ा रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, सुबह आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, इसको पढ़ाई नहीं। जब तक आप स्वीकारोगे नहीं कि ये मैंने जो टाइम दिया ये भी पढ़ाई था, तब तक आपका आत्मविश्वास ऐसा ही रहेगा, डामाडोल ही रहेगा, ठीक। अब दिक्कत कहाँ पे है, देखो आत्मविश्वास गिरता कैसे है, किन लोगों का आत्मविश्वास गिरता है। उन लोगों का आत्मविश्वास गिरता है जो हमेशा परफेक्शन की बात करते हैं। परफेक्शन का मतलब होता है, वो कहते हैं कि मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि हर गेंद पे 6 मारना है। उन लोगों का आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से गिर जाता है। हर गेंद पे 6 नहीं मारा जा सकता, कोई भी खिलाड़ी नहीं मार सकता। कई सारी गेंदें ऐसी होती हैं जिसमें आपको स्टॉप करना पड़ता है। कभी क्रिकेट देखिए, क्रिकेट से आप सब कुछ सीख सकते हैं। कई बाउंसर भी आ जाती हैं, अपने सर को भी झुकाना पड़ता है। यदि सीधा खड़ा रहे, अरे कह रहे बाउंसर आ गई, मैं अपने सर पे ले लेता हूं, तो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ेगा। अपने आप को बचाना पड़ता है। फुल टॉस आ गई तो 6 भी जाता है ना। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ है कि जीवन में आपके हर टाइम पे अच्छा नहीं होगा। वैसे ही जब आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, हर क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो, हर क्वेश्चन नहीं आप सही कर सकते हो। आपको सिर्फ सेलेक्ट होना है, और सेलेक्ट होने के लिए रणनीति आपको यह बनानी पड़ेगी कि सिलेक्शन के लिए चाहिए कितना सिलेक्शन के लिए। अभी तो 2021 के लिए इतना चाहिए था, कल के लिए कितना चाहिए होगा, 2022 के लिए, 2023 के लिए, जब भी एग्जाम होगा कब कितना चाहिए होगा, वो एग्जाम देंगे जब आप पेपर की प्रवृत्ति निर्धारित करेगी। तो आपको कितने के लिए तैयारी करना है। देखो फर्स्ट थिंग, पहला रूल आपको बनाना है, कल जब पेपर देने जाएंगे
खासकर जीएस पेपर 1 के लिए फर्स्ट रूल जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको एक माइंडसेट क्रिएट करना है कि आपको जाकर के लगभग 30 प्रश्न छोड़ देने हैं। यदि पेपर कठिन आता है, मैं 30 प्रश्न छोड़ने के लिए जा रहा हूं। पहला माइंडसेट ये है, 100 क्वेश्चन है, 100 में कितने छोड़ने जा रहे हो आप? 30 मुझे करने ही नहीं है। 30 आपको कल करने ही नहीं है। अब बचे कितने? 70 में 15 गलत करने हैं। दूसरा माइंडसेट, 30 नहीं करने, 30 छोड़ देने हैं, 15 गलत करने हैं। अब बचे कितने? 55 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं यदि। अब इससे बनाते हैं मेरिट, कट ऑफ बनाते हैं। माइंडसेट की बात है। देखो, ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 30 क्वेश्चन छोड़ने की जब आप प्लानिंग बना के जाते हो, अभी एक प्लानिंग, एक माइंडसेट हो जाता है कि मैं जाऊंगा तो 100 हैं तो 90 कराऊंगा, 100 हैं तो ये कराऊंगा। यहां पे हम बात करें छोड़ने की, 30 छोड़ने जा रहा हूं मैं, 15 गलत करने जा रहा हूं, 45 तो यही हो गए, 55 सही करना। होगा क्या? पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आया, कठिन है, दायरे से बाहर है, दिमाग में क्या होगा? अभी 29 और छोड़ना है, ये तो पहला छूट गया। दूसरा देखा, आ गया अटेम्प्ट। तीसरा देखा, ये भी कठिन है, अभी 28 और छोड़ना है मुझे। दिमाग कैसे चल रहा है, दिमाग की साइकोलॉजी कैसे चल रही है अब आपकी? यदि आप ये माइंडसेट लेकर के जाते हो, 100 क्वेश्चन तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। जब तक आप 100 के 100 क्वेश्चन हल नहीं कर लेते हैं तो इस पे चलो कट ऑफ बनाते हैं। 55, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कितना आएगा? 15 यदि गलत होते हैं आपके, माइनस मार्किंग निकालते हैं तो कितना आएगा इसमें? 10 नंबर आपके। 110 में यदि हम 10 घटा दें तो कितना बन जाएगा? 100 नंबर। कट ऑफ कितनी थी? 88। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के आप जा रहे हो और 100 में आप सेफ जोन में रहोगे, सेफ जोन में हो जाएगा आपका। अब माइंडसेट की बात है। यदि ये रूल बना के हम जाएं यूपीएससी में तो क्या लगता है कि यदि आपने तैयारी कर रखी है, पहले तो एक्सेप्ट करो कि 1-2 साल, भाई जो उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, जो कल फॉर्म आया परसों भर दिए और बस चले गए देखने, उनके लिए नहीं है। आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो तैयारी तो की होगी ना, की है। पहले इसको स्वीकारिए कि मैंने पढ़ा है। कई बार आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन का बाधक आप खुद बनते हो। जब आप अपने आप पे भरोसा ही नहीं कर रहे हो, अपने आप, किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं हम? मान लो यदि मैं अपने ऊपर भरोसा ना करूं तो मैं किसके ऊपर भरोसा करूं? किसके ऊपर भरोसा करूं? कौन देगा एग्ज़ाम? मैं खुद ही तो दूंगा। जब ये पूरा काम मुझे ही करना है, सारा दारोमदार मेरे ऊपर ही है, तो मैं अपने ऊपर भरोसा क्यों ना करूं कि मैं बेहतर करके आऊँगा? मैं पहले से क्यों हार मान के बैठ जाऊं? मैं क्यों ना अंतिम सांस तक लड़ूं? बताइए, ये कुछ क्यों है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। भाई आपके माता पिता में से किसी को जाना होता पेपर देने तो आप उन पे भरोसा कर लेते, आपके टीचर को जाना होता पेपर देने तो उस पे भरोसा कर लेते। आपको खुद जाना है तो खुद के लिए खुद पे भरोसा करना पड़ेगा ना, आपके पड़ोसी पे नहीं करना होगा ना। परेशान किसके लिए बैठे हुए हो? रिजल्ट इतना बुरा आएगा तो उसको क्या लगेगा? अरे उसको क्या लगेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क आपको खुद को पड़ना चाहिए कि मैंने पेपर दिया, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे 2 साल 3 साल की मेहनत वो कैसे ऐसे हो गई, क्या कमी रह गई मेरी? जब नहीं होगा तब। लेकिन हमेशा लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है। यदि पृथ्वीराज चौहान ने यह सोच लिया होता कि मैं तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाऊंगा तो क्यों लड़ने जाता? सब जीतने के लिए ही जाते हैं। क्रिकेट के मैदान पे यदि 2 टीमें खेलती हैं तो दोनों को ये लगता है कि हम जीतने के लिए ही उतरे हैं। तो पहली चीज़, जीतने का एटीट्यूड बनाओ कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूं यानी मैं जीतने जा रहा हूं। फर्स्ट थिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ये एटीट्यूड आना चाहिए आपके अंदर। यदि एग्ज़ाम देने जा रहा हूं तो सफल होने के लिए जा रहा हूं, मैं ट्राई करने के लिए नहीं जा रहा, ठीक है ना?
तो ये मन के अंदर जो हमारे चलता है ना, कोई भी गेम में सहभागिता ले रहे हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, तो वो किसके लिए कर रहे हो आप? जीतने के लिए, जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं हम लोग, या खाने के लिए जिंदा हो। यदि हमारा एक्शन हमेशा इस मोड से लेकर के होगा, जब आप कहीं से दूसरी जगह की यात्रा के लिए चढ़ते हैं तो ये पहले आप सोच लेते हैं क्या कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं वहीं निपट जाऊंगा? नहीं सोचते ना, यही सोचते हैं ना कि मैं सुव्यवस्थित सुमंगल वहीं पहुंच जाऊंगा। तो यदि मैं पहुंच जाऊंगा, यदि ये विचारधारा लेकर चलोगे तो पहुंचोगे आप। किसी भी काम को करिए, मन में ये भरोसा लेकर के चलिए कि मैंने ये काम चुना है। अब यूपीएससी की तैयारी करना तो आप चालू कर देते हो, हर दिन उसके ऊपर संदेह करते हो कि मैंने क्या चालू कर दिया, क्या गलती कर दी मैंने, कौन से बुरे पाप किए थे पिछले जन्म। जब तैयारी करना चालू करते हो तो इतना बड़ा ये वो, फिर भी करते ही रहते हो। तो या तो ना करो, छोड़ दो। तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? हम जीतने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हैं। ये एटीट्यूड होता है एक वॉरियर का। अकेले कभी स्पार्टा देखी है? स्पार्टन मूवी देखी है आप लोगों ने? एक मूवी है, देखिएगा कभी, पता नहीं आप लोग क्या देखते हैं, पर एक स्पार्टन मूवी है हॉलीवुड में, बहुत अच्छी है। 300 लड़ाके होते हैं, 300 लड़ाके, और लाखों की संख्या की सेना को हराते। वो एक रियलिस्टिक है, कभी देखिएगा। एथेंस की लड़ाई होती है, कैसे वो 300 लड़ाके अपने स्पार्टा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर जाते हैं, लेकिन पूरी सेना को धूल चटा जाते हैं। इल्यूजन ही हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ इल्यूजन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर एक हिम्मत तो थी कि हम 300 ही हैं, लेकिन लड़े। ज़्यादा दूर मत जाइए, केसरी देखिए आपने, सच्चाई पे बनी हुई मूवी है। कितने होते हैं वो टोटल? कितने होते हैं और कितनों से लड़ते हैं? तो ये सिर्फ आपके अंदर का एक होना चाहिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं तो इस काम में मैं सफल होने के लिए कर रहा हूं, मैं असफल होने के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं अपने जीवन में। तो पहले ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना है, मैं जो कुछ भी करूंगा सफलता के लिए कर रहा हूं। असफलता तो एक परिणाम हो सकता है ना, एक रिजल्ट हो सकता है ना मेरे कार्य का, वो अलग बात है, पर मैं कर सफलता के लिए रहा हूं। आज आप एग्जाम देना चालू कर रहे हो, 1 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, 3 में नहीं हो रहा, 4 में, लेकिन हो तो रहा है सफलता के लिए। ये भी लोगों का 5-5, 6-6 अटेम्प्ट में हो रहा है। पवन कुमार जी का एग्जाम्पल दे रहे थे आप, कौन सा अटेम्प्ट था उनका? सोचिए, सफलता के लिए ही हर अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो इसलिए पहले आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो सफल होने के लिए कर रहा हूं, असफल होने के लिए मैं कुछ ना करता हूं ना मैं करना चाहता हूं। फर्स्ट थिंग ये। तो दूसरा रूल क्या है? पहला रूल है पेपर में एक एटीट्यूड क्रिएट करना है आपको। दूसरा, आप जो भी कर रहे हैं वो सफल होने के लिए कर रहे हैं। आप यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, पीटी जा रहे हैं, किस लिए? सफल होने के लिए। आपने अभी तक जो भी काम किया है उसी सफलता के लिए किया है। आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ा है, आपको भरोसा नहीं अपनी पढ़ाई पे, अन्यथा आपने पढ़ाई बहुत की है। तो कल के एग्ज़ाम के लिए सिंपल सा रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये क्लियर कर लो अपने ब्रेन पे कि कल पेपर फोड़ने जा रहे हो आप। कैसा भी आएगा, जूझोगे आप एक एक क्वेश्चन से, अपना 100% देने जा रहे हो कल आप, 100% दे करके आओगे। और कल जो लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, तुरंत पेपर जैसे ही आता है आपके पास ले करके बैठिए पेपर को। जैसे मेरे पास पेपर आएगा मैं आज़ादी संग्राम के टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, आप लोग पेपर को लेकर के बैठिए, एक एक क्वेश्चन को जूझिए। नहीं पढ़ा तो भी जूझिए, सर्च करिए इंटरनेट पे, पर आपको देखना चाहिए क्योंकि आने वाले समय पे फिर आप एग्ज़ाम दोगे ही दोगे। तो डरो मत, डरने से नहीं होगा। क्वेश्चन 2 किलोमीटर लंबा ही क्यों ना हो, यूपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोग डर जाते हैं। अरे पढ़ो तो सही एक बार, हो सकता है वो कुछ भी ना हो, बड़े क्वेश्चन है तो भी नहीं डरना, डरना नहीं है। और प्रीलिम्स के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूपीएससी में थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन प्रीलिम्स में एक बात तो सत्य है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके आंखों के सामने होते हैं। मेंस में ऐसा नहीं होता, मेंस में आपको आंसर बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। प्री में क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने हैं। यदि आपने पढ़ रखा है तो निश्चित तौर पे आप शॉर्ट लिस्ट कर लोगे। तो फर्स्ट थिंग है अपने ऊपर भरोसा रखना है।
सफल होने के लिए जाना है, यानी कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए जाना है कल, और दूसरा इस नियम का पालन करना है। माइंडसेट मेरा क्या है, मैं 30 क्वेश्चन छोड़ना है, 15 क्वेश्चन गलत करना है, 55 मेरे सही होंगे। अब देखो सही होंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसमें से जो यूपीएससी के प्रश्न पत्र को आप जब देखेंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है पूरे, 100 क्वेश्चन में कहानी ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, और यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे भी देता है कि अरे ये पूछ लिया कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर बौद्ध धर्म के पहली संगति कहाँ हुई थी, इस तरीके के तो कुछ क्वेश्चन वो देता है ऐसे कि ताकि आप थोड़ा सा कह दो हाँ पेपर आसान था, है ना, कि संविधान की आत्मा क्या है, या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, कुछ 1-2-4 ऐसे क्वेश्चन ऐसे मान लो कुछ आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वाइट एरिया, वाइट मतलब सबको आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं ब्लैक, ब्लैक मतलब उस किसी को नहीं आते, व्हाइट मतलब लगभग ये मान लीजिए जनरलाइज मैं कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन लगभग जो भी पढ़ने वाले बच्चे कर ले जाएंगे, व्हाइट क्वेश्चंस। ब्लैक क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऐसा लग रहा है कि यार 3-3 4-4 कथन दे रखे हैं। तो अब करना क्या चाहिए, कैसे व्हाइट क्वेश्चन जो आपके हैं इनको तो आपको सही करना, इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी। व्हाइट क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं उसको भी आपको सही करना, यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि वो आपके गलत हो रहे हैं, जब आप पेपर दे के आओगे आंसर की मिलाओगे, यदि आपने देखा कि यार ये व्हाइट क्वेश्चन है, बड़ा आसान था, मेरे आंखों के नज़रों के सामने से गुजरा था और मैंने पढ़ा था, ये मेरा गलत हो गया, तो समझ लीजिए कि फिर आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। इसलिए व्हाइट गलत नहीं होना चाहिए, और ब्लैक की तरफ कोशिश करना है आपको कि ब्लैक में भी आपको अपनी पहुंच बनानी, क्योंकि किसी को नहीं आते होंगे। व्हाइट क्वेश्चन की लगभग संख्या 60% होगी और लगभग 40% के आसपास ब्लैक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड मैंने आपको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं फ्रॉग मेथड। मेढक को देखा है, मेढक कभी ऐसे नहीं चलता जैसे आदमी चलता है ना, एक राह में हम भी वैसे, जैसे सांप हो गया, सांप भी ऐसे ऐसे चलता है, मेढक ऐसे नहीं चलता। मेढक क्या करता है, मेढक के चलने का मेथड दिखा है, ये फ्रॉग मेथड बहुत काम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ रखा है तो मेढक ऐसे जंप कर जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं, वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके रुक जाएगा कि यार अब ये जब हटेगा तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपको भी फ्रॉग मेथड अपनाना पड़ेगा। क्या होगा, मान लीजिए कोई पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है। फ्रॉग मेथड कैसे, पहला नहीं आता फ्रॉग कर गए, दूसरे पे आ गए, जंप कर गए, ठीक है, दूसरा आ गया, तीसरा नहीं आता, चौथे में फ्रॉग कर गए, जंप कर गए, टेंशन ही नहीं, क्यों, रूल हमारा क्लियर है पहले ही। तो फ्रॉग मेथड का मतलब आपको क्वेश्चन जंप करने होंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कोई भी मोह में नहीं पड़ना है, 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं, पहले क्लियर करके चलना है। जब ये माइंडसेट के साथ आप एग्जाम हॉल पे जाओगे कि मुझे 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो सोचिए एनर्जी कैसी रहेगी आपकी। क्लियर रहोगे कि कोई बात नहीं, 70 ही तो करने हैं मुझे, 70 में भी क्लियर है, 15 गलत करके आने, 45 क्वेश्चन मानी 55 की कहानी है। अब 55 में व्हाइट वाले आपको सेक्शन कोई भी गलत नहीं करने हैं। सोचिए, व्हाइट नहीं गलत होना चाहिए, यदि ये सुना सुना सा है। अब देखो, इसके लिए एक रूल और आपको बता रहा हूँ। आपके पास OMR सीट होगी, सबसे पहली बात सावधानी पूर्वक इसे ज़रूर भरिएगा, ठीक है। देखो, दोनों चीज़ें, यदि पेपर कठिन आता है तो 30 छोड़िएगा, पेपर आसान आता है तो 25 छोड़िएगा। ये आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट पेपर, जब कठिन और आसान का मतलब क्या होता है, ये कट ऑफ है, दिख रही है 87 नंबर आपको, 87-88 नंबर, किसी के 122 भी आए होंगे, वो भी होगा पीटी में, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आए होंगे, ये भी दिमाग में बैठा के चलिएगा। किसी के 110 से ऊपर भी होंगे, यानी कठिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई, और आसान उन लोगों के लिए है जिन्होंने काम कर रखा है। तो कठिन और आसान कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपके लिए कठिन हो सकती हैं, मेरे लिए आसान हो सकती हैं, है ना। आप में से स्विमिंग कर पाता है कोई, स्विमिंग कर लेते हैं, हाँ,
नहीं कर पाते, कठिन है। कोई कर पाता है? स्विमिंग नहीं, सबके लिए कठिन है। मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, मेरे लिए आसान है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आप लोग जो है कर पाते होंगे, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो वो काम मेरे लिए कठिन है, आपके लिए आसान है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन आसान नहीं होती। स्विमिंग आप लोग क्यों नहीं कर पाते पता है? आप कभी स्विमिंग करने गए ही नहीं, कभी प्रयास ही नहीं किया। 99% हम जो काम नहीं कर पाते हैं उनका हमने प्रयास ही नहीं किया होता है। लिख लीजिए, ये चीज़ मतलब 100% है। यदि आपको लगता है कि आपको सिंगिंग नहीं आती तो बताओ कितने दिन रियाज किया है, कितने दिन आपने संगीत सीखा है? 0 दिन। अब आपने सीखा होगा, आपने रियाज किया होगा तो आपको। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, मतलब मत तो समझिए, कोई भी चीज़ कठिन और वो नहीं है। यदि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा भी नहीं होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट में आप अच्छे होगे, बहुत सारे सब्जेक्ट में आप अच्छे भी नहीं होगे। बस समझने का प्रयास करो। मैं मैथ का स्टूडेंट था, मुझे बायो नहीं समझ में आती थी, पर यूपीएससी में मैंने बायो भी सीख ली। कहने का मतलब ये, कोई चीज़ कठिन और आसान का कोई रूल नहीं है। रूल बस इतना, अब जैसे मुझे मोबाइल रिपेयरिंग नहीं आती, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए किसी और को देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल रिपेयरिंग आती है, बहुत आसानी से कर लेते हैं। लैपटॉप रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को सीखा है। मैंने 0 दिन सीखा है इसको। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि जो चीज़ आपको कठिन लगती है उसमें 0 दिन आपने टाइम दिया है। यदि आपको इंग्लिश कठिन लगती है तो इंग्लिश में आपने 0 दिन टाइम दिया है सीखने में। ये बात अपने आप से पूछ लो, तब आपको कठिन लगती है। यदि आप अभी ज़्यादा नहीं, 1 महीने दे लो, आप चेंज हो जाएगा आपका परसेप्शन। स्विमिंग में 4 दिन दे लो। स्विमिंग मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 दिन के अंदर सीखा था। 3 days ओनली, 3 दिन का काम है, बस सीखा जा सकता है हर चीज़। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना सा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। दिमाग में बैठाओ इस बात को कि एग्ज़ाम हॉल के टाइम पीरियड पे जब आप वहाँ बैठे होगे तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सिर्फ प्रश्न है। कठिन और आसान आप बनाओगे। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए वही कठिन बन जाएगा, आपने पढ़ रखा होगा वही आसान बन जाएगा। वो सिर्फ प्रश्न है, ये नज़रिए की बात है। कार ड्राइव कौन कौन कर लेता है? कर पाती हैं आप में से? ट्रैक्टर चला लेते हैं? ट्रैक्टर, अब जैसे ट्रैक्टर आपने चलाया है तो आप चला लेते हैं। तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब है कि हमने काम में टाइम कितना दिया है। जो चीज़ कठिन लग रही हो उसको सीखना चालू कर दो, कल से आसान हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यही हाल एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी आपको ये चीज़ समझना है कि वहाँ क्वेश्चन है। अब उन क्वेश्चन में एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा एटीट्यूड क्लियर है कि हमें 100 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करना है। ये हमारा दिमाग में स्पष्ट हो गया कि अटेम्प्ट करना है हमें लगभग 55 क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं, 15 गलत करके आने हैं, 30 हमें छोड़ के आने हैं, ताकि हम अपनी, लेकिन अब 30 ज़बरदस्ती मत छोड़ देना, पता चला आ रहे हैं आपको, अरे अपन तो छोड़ देंगे सबको। तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आमतौर पे होता है कि आपको सब नहीं कर पाओगे, आप पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे चाहे जितने ब्रिलियंट हो, आप सब नहीं कर पाओगे। हमेशा इस पे फोकस करना कि ये आपका अच्छा रहे, इस पे फोकस मत करना। छोड़ने वाले को छोड़ ही देना। जिस पे आपको लगता है कि थोड़ा कठिन है, ये मेरे दायरे से बाहर है, ये क्या है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रणाम करना और वहीं पे छोड़ते चले जाना। ठीक है, शुरुआत का 1 घंटा देखो, एटीट्यूड आपको जो रखना है। कल जैसे एग्ज़ाम है, पहले तो 2 एडमिट कार्ड की 2 प्रतियाँ आपके पास होनी चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड है 2 प्रतियाँ रखिए। पहली प्रति जो आपको रखनी है अपने एडमिट कार्ड की, वो किसके लिए रखनी है? पहली प्रति आपको रखनी है अपने जो कल आप पहन के जाओगे कपड़े, उसमें, मतलब जो मॉर्निंग में होता है ना, क्योंकि कई बार वो भूल जाते हैं, सुबह सुबह का प्रेशर अलग होता है। और एक अपने पॉकेट में फ्रंट में, क्योंकि सेंटर जब हम ढूंढने जाते हैं तो कई बार हमें दिखाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, छूट जाए। इससे अच्छा एक हमारी सेफ रहेगी, कोई तो है ना। और बहुत सारे पेन वगैरह लेके नहीं जाना, 2 ब्लैक पेन ले जाओ, सिंपल 2 ब्लैक पेन। भरोसा रखो, एक यदि काम साथ छोड़ेगा तो दूसरा पक्का काम कर जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक डॉट ही करने हैं आपको और कुछ नहीं करने। तो आपके पास सिर्फ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वो भी 2 प्रतियां उसकी ज़रूर करवा लीजिएगा, नहीं पता चला वहाँ फोटोकॉपी वाला ढूंढ रहे हो।
या वो घर ही छूट गया, पता चला ऑटो में छूट गया, कहीं भी छूट गया, कोई एक जगह पे जो आप पहन के जाएं उसमें पॉकेट में ही डाल के रखिए। 2 पेन ले लीजिएगा, 1 आधार कार्ड ले लीजिएगा और 1 अपनी फ़ोटो डाल लेनी चाहिए। फ़ोटो इसलिए, कई बार एडमिट कार्ड की फ़ोटो जो है डिस्टर्बिंग कुछ भी होती है तो सेंटर में कोई पंगा ना हो, अपनी फ़ोटो डाल, बस इतना होना चाहिए आपके पास। और कुछ चंद रुपए आपके पास, पर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ रुपए होने चाहिए कैश में, ताकि आपको ज़रूरतें पूरी कर सके, आना जाना सब कुछ। इतना आपके पास सामग्री आप अपनी इकट्ठी करके अर्ली मॉर्निंग जो है अपना टाइम से, एग्ज़ाम से पहले, मान लीजिए 9 बजे से पेपर चालू हो रहा है तो आपको पहुंच जाना चाहिए सेंटर में, 7:30 तक पहुंच जाइए या 8 तक पहुंच जाइए। मतलब 1 घंटे पहले सेंटर पहुंचना ही पहुंचना है। कारण ये है कि यदि 9 बजे से पेपर है आपका तो एंट्री प्रारंभ हो जाती है 8:30 से। 8:30 से, कई जगह पे 8:45 से कराते हैं, लेकिन 8:30 से नॉर्मली एंट्री प्रारंभ हो जाती है। बैग वैग जमा करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप सबसे पहले जब सेंटर में पहुंचिए तो पहला काम होता है कि अपना एडमिट कार्ड निकालिए, चेक करिए कि सेंटर के बाहर जो लिस्ट लगी हुई है उसमें आपका रोल नंबर है कि नहीं है, क्लियर हो जाए कि ये मेरा ही सेंटर है। कई बार जो है एक ही नाम के कई विद्यालय हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो पहले अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। यदि रोल नंबर में दिक्कत आती है तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराइए, वहाँ पे पूछिए कि भाई इसमें मेरा नंबर क्यों नहीं है, तो बताएंगे कि है कि कोई ना कोई रहता है गेट कीपर या वगैरह कुछ भी। तो आप एक बार इसको ज़रूर क्लियर कर लो कि आपका उसमें रहता रोल नंबर, रूम नंबर लिखे रहते हैं और जो है आपका रोल नंबर लिखा रहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। सुबह सुबह ही कर लेना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का मार्जिन लेके चलना कि कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हम, है ना, वैसे सेंटर क्लियर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप 8:30 पहुँच जाएंगे, अब सुबह सुबह ऐसा ना हो कि आप सुबह सुबह लगे पड़े हैं कि अपने खुद के नोट्स और इनसे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 घंटे में कुछ नहीं कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला, और आप जो है दिमाग को और परेशान कर दोगे। दिमाग को शांत रखना है ताकि 2 घंटे में वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके, बस इतना समझ लो। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी सुनामी आती है तो समुद्र शांत रहता है, पूरा समुद्र का पानी पीछे हट जाता है, तब सुनामी आती है। तो अब चूंकि आपको 2 घंटे में पूरे इतने सारे क्वेश्चंस और इस सब के लिए बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए शांत रखो सुबह सुबह अपने आप को, बिल्कुल शांत, कूल माइंडेड रखो, बढ़िया आराम से। सुबह सुबह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह ज़रूर लेके आइए घर में। जैसे हमारी माताजी जब कभी घर से जाते थे हम लोग तो वो दही वगैरह खिलाती थी ना, वो चलता था। तो ठीक है, अब जैसा भी आप समझे, सुबह सुबह अपना ले करके अपना अर्ली मॉर्निंग आपको सेंटर में प्रवेश करना है। 8:30 बजे के बाद 8:45 तक आपको OMR सीट यदि मिल जाती है तो ईज़िली आपको अपनी OMR सीट फिल कर देनी है। बहुत सावधानीपूर्वक अपना रोल नंबर, सेंटर का नाम, सेंटर कोड, बुकलेट नंबर, बुकलेट जब आपको मिल जाए तो बुकलेट नंबर, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं, वो सारा कुछ आप भर के ब्लैंक कर दीजिए बहुत सावधानी से। जल्दबाजी मत, यहाँ जल्दबाजी मत करिएगा। एक भी गड़बड़ हुआ और कोई ये सोचे कि वाइटनर लगा देंगे, कुछ लोग ब्लेड लेके जाते हैं कि हम वो कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता, कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। कंप्यूटर से चेक होती हैं, बारकोड से चेक होती हैं, इसलिए आपको ये सब गड़बड़ नहीं करनी है। आराम से ये करने के बाद आपके पास कॉपी आएगी। जैसे ही आपका बजर बज जाता है, आपका टाइम शुरू हो जाता है, अपनी कॉपी ओपन करिए। OMR सीट को एक तरफ रख दीजिए, एडमिट कार्ड को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि बीच में चेक करने वाला अटेंडेंस के लिए भी आपके पास आएंगे कोई। अपनी कॉपी में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कॉपी है, देखो मैं सिंपल सा इसमें एक फार्मूला बता रहा हूँ। और एक यदि ऑनलाइन पेपर होता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मार्क एंड रिव्यू का। यहाँ पे मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ मार्क एंड रिव्यू का कैसे आपको यूज करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक कॉपी में एक क्वेश्चन दिए गए। आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि आप श्योर हो, 100% श्योर हो, तो आपने क्या किया, इसको अटेम्प्ट कर दिया, है ना। इसको अटेम्प्ट कर दिया, इसका आंसर जो है यहीं पे टिक कर लिया, ये क्वेश्चन में आप श्योर हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये 50-50 है मामला, इसमें मुझे दो ऑप्शन में लग रहा है इसमें मामला, तो इसको 50-50 को एक राउंड मार दिया। कुछ सिंबल क्रिएट करने पड़ेंगे आपको कि 50-50 पे आपको ये करना है। इसको लग रहा है कि मुझे छोड़ना है, तो इसको छोड़ ही देना है पूरा,
ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल करते हुए चलना है। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि पहले क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर में पता चला कि 1 का ए है तो तुरंत OMR सीट में ए ब्लैक करने चलते हैं। ऐसा मत करो। शुरुआत के 2 घंटे आपको मिल रहे हैं तो शुरुआत का 1 घंटा जो आपका है, पहला घंटा है, उसमें आप शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। पहला आवर जो आपका है, उस आवर में आपको क्या करना है कि शॉर्टलिस्ट करना है कि इसका ए सही है, ये वाला में मैं 50-50 हूँ कि इसमें सी सही है कि डी सही है, 50-50 हूँ, या फिर इसका मुझे करना ही नहीं है, मुझे नहीं आता इसका डी सही है, बी सही है, इसका सी सही है, इसका डी सही है, इसका ए सही है, ये मुझे 50-50 हूँ तो फिर गोला कर देना है 50-50 का। फिर इसके बाद ये मुझे करना ही नहीं है, इसका ए सही है। तो ऐसे करके पूरी कॉपी को कोशिश करो। क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी आ रहा है यूपीएससी का। पिछली बार भी बच्चों ने कहा कि सर पूरा पढ़ने, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो थोड़ा सा एक तो अलर्टनेस के साथ, यदि 1 घंटे में नहीं हो रहा तो 1 घंटा 15 मिनट ले लो, बट इससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटा 15 मिनट में यदि पेपर हो पा रहा है तो 1 घंटा 15 मिनट में मान लो अपने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, 20 तब भी लास्ट के आपके रह गए, ये हो रहा है। तो ये रिस्क मत करना कि आप जो है OMR सीट फिल ना करो। 1 घंटा 15 मिनट बाद जितने क्वेश्चन, यदि 100 के 100 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी पेपर की उसके ऊपर है, क्योंकि पेपर के क्वेश्चंस बड़े बड़े हो रहे हैं। तो 1:15 के बाद आप तुरंत OMR सीट पे जाइए। OMR सीट पे जाने के बाद ब्लैंक करना चालू कर दीजिए कि पहले का ए सही है, उसको गोला कर दीजिए, राउंड कर दीजिए OMR सीट को। आराम से अब OMR सीट भरना है सतर्कता के साथ। 15 मिनट लेगी OMR सीट कम से कम, मान लो 100 क्वेश्चन करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आप लास्ट मोमेंट पे OMR सीट भरना बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि पता चला आते हुए भी इधर उधर गड़बड़ हो जाते हैं, और या फिर हमें मार्क एंड रिव्यू का बाद में आंसर नहीं मिलता। तो मार्क एंड रिव्यू का जो मैं आपको बोल रहा था, पहले तो आप जब ये करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो मान लो 2 नंबर में आप 50-50 हैं। 50-50 का मतलब 50% आप श्योर हैं कि इसका ये सही हो सकता है। दो ऑप्शन में, मतलब 2 में तो क्लियर ही हो गया कि ये गलत ही होंगे। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते हैं कई बार, जो जिसमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 4 सही हैं, या 1 2 सही है, या 2 3 सही हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अच्छा इसमें तो 1 तो पूरी तरीके से गलत है और इन 3 में 1 दिया गया है, तो यानी कि ये सी सही होगा, है ना। ऐसा हो जाता है कई क्वेश्चंस में, आप देखोगे इस तरीके से एलिमिनेट करके भी हम निकाल लेते हैं। तो वो भी ध्यान रखना है। लेकिन जब आप इसको कर रहे हो तो पीछे रफ पेज दिया होगा आपकी बुकलेट के। रफ पेज में मार्क एंड रिव्यू में 2 नंबर को वहां पे लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख दो 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर लिख दो 8 नंबर, ये भी मार्क एंड रिव्यू में चला गया आपका। पीछे काउंटिंग भी साथ साथ लिखते जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। इसके बाद आप OMR सीट भरेंगे कि पहले का ये सही है, दूसरे का ये सही है, चौथे का ये सही है, 5वें का ये सही है, 6वें का ये सही है, 7वें का ये सही है, 10वें का ये सही है। आपने सब में OMR सीट अपनी फिल कर दी, सबकी OMR सीट आपने फिल कर दी। क्लियर है। और जब OMR सीट फिल कर दी, इसके बाद काउंट कर लो एक बार। काउंटिंग में मान लीजिए संख्या आती है 45। 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यदि 100 के 100 यदि आपने करके 45 ही आती है, हमने टारगेट कितने का बनाया है, 55 क्वेश्चन कम से कम हमें करने हैं। 45 मतलब फर्स्ट टाइम पे, मतलब 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पता चला कि आपने 45 ही ब्लैंक किए हैं। हो सकता है ये पहले रुक जाए, इसको 45 के पहले ले चलते हैं। फर्स्ट टाइम पे मान लो आपको पता चलता है कि आपके क्वेश्चन सही हो गए इसमें 60। यदि 60 सही हो रहे हैं फर्स्ट टाइम पे ही, पहले अटेम्प्ट में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आपका मतलब PT क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब हमें 10 क्वेश्चन और बचे हमारे। 60 तो हमारे पहले अटेम्प्ट पे हो गए। अब 10 क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तुरंत जाओगे मार्क एंड रिव्यू पेज पे। यहाँ पे देखोगे 2 नंबर, 8 नंबर, ये सारे हैं, तो तुरंत गए 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो 50-50 के साथ होता क्या है, मान लो आप 10 क्वेश्चन पे 50-50 होते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आप 50-50 हैं, तो यदि मैं 10 के 10 अटेम्प्ट कर दूं तो क्या प्रायिकता है कि मेरे कितने सही हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन में मैं 50-50 चांस है कि सही भी हो सकता है, गलत भी कर सकते हैं। पर 10 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर दिए, ये ऐसा अब तो तुक्का ही लगेगा, क्योंकि 50-50 हैं, तो हो सकता है किसी में सी लगा दें, किसी में डी लगा दें, किसी में कुछ कर दें। तो कितना % चांस है कि कितने गलत होंगे, कितने सही होंगे।
यदि 50-50 वाले 10 क्वेश्चन करते हो तो 5 सही होने के चांस है, 5 गलत होने के चांस है। 10 के 10 तो सही नहीं हो सकते आपके, इतना भी अच्छा तुक्का नहीं है आपका। 50-50 चांस होगा सही होने का, 50-50 गलत होने का। तो देखो अब आप क्या करो, 60 तो आपने यहाँ पे कर लिए, अब 60 में ये आपको लग रहा है कि आपका 100% सही है, 60 में भी गलत होंगे आपके, 60 में भी गलत होंगे आपके, 60 में हो सकता है कि आपके 5 गलत निकल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 वाले ये भी अटेम्प्ट कर लेने हैं, तो 10 में इसमें भी 5 गलत हो जाएंगे, तो ये यानी आपका क्या हो जाएगा स्कोर, यहाँ पे 10 आपके गलत हो जाएंगे और आपके यहाँ पे सही कितने होंगे, लगभग 60 आपके सही हो जाएंगे। सही है, स्कोर सेफ जोन में हो आप, सेफ जोन में निकल गए। लेकिन ये तो पहली स्टेज होगी कि जब आप ये काम करोगे और करने के बाद आप काउंट करोगे, तो यदि संख्या 60 आती है तो 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दो 50-50 वाले, क्योंकि इसमें यदि कुछ गलत भी हो गए तो भी आप सेफ जोन में रहोगे। अब दूसरी दिक्कत है, ये भी छोड़ा भी जा सकता है कि यार चलो अब छोड़ो, अब तो अपन हो गए, इसमें गलत कितने होंगे, यदि 10 भी गलत हो जाते हैं तो भी 10 गलत हो जाने पर रिस्क हो जाएगा। मतलब 60 ही आपने किए मान लो, मतलब 60 क्वेश्चन आपके पहली बार में सही हो गए, अब इसमें मान लो 10 गलत हो जाते हैं आपके, तो स्कोर निकालते हैं, ये कितने बचे, 50 × 2, 10 × 2, ठीक है। स्कोर निकालिए कितना, 100 नंबर यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। इसको क्या करना है, भाग 3 से देना है, कितना आएगा, 6.66 आएगा क्या, है ना। तो यहाँ से माइनस कर दें, तब भी एक बार चांस है आपका, बन रहा है चांस कुछ, मान लो कि कट ऑफ के आसपास आप पहुंच रहे हो, कि मान लो कट ऑफ आपकी 92-13, लेकिन रिस्की है। अब आप क्या आ गए, कट ऑफ के उसी पे आ गए, रिस्क हो जाएगा आपका। तो इसलिए 10 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि आप 50-50 वाले भी कर ही देना। 70 तक पहुंचना है हमें कम से कम, यदि 60, हाँ यदि पहली बार में ही 70 लग गए आपके, तब तो कुछ नहीं करना, बस प्रणाम करना है, मेंस के लिए तैयार हो जाओ लगभग, क्योंकि 10 भी गलत होंगे, कुछ भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 70 ही करना था, अपना कोटा ही 70 का था। तो पहली बार में यदि 70 लग जाते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 15 भी गलत होंगे तो भी चल जाएंगे। पर 60 करते हैं तो 60 में या तो फिर ये करो कि 10 नहीं कर रहे हो तो 5 ही कर दो 50-50 वाले, 6 कर दो, 6 करोगे तो 3 सही हो जाएंगे, 3 गलत हो जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं 6 के 6 तो सही नहीं कर पाओगे आपकी, मतलब तुक्का लगा रहे हो 6 के 6 सही हो जाए, बड़ा मुश्किल है। पर 50-50 में 50% मान लो सही हो गया आपका, चांसेस हो सकता है पूरे ही गलत हो जाए और बड़ा रिस्क हो जाए आपका, बट फिर भी करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर हम रिस्क में रहेंगे। दूसरा चांस केस बनता है आपका कि भाई आपके 45 ही सही होते हैं, पहली बार में जब आपने लगा के काउंट किया तो 45 सही हो गए, 45 आपके गोले लगे 100% वाले, ठीक है, 100% श्योरिटी वाले, 100 में 45 निकल के आए। 30 हमें छोड़ना ही था, 30 हमें छोड़ देना था। अब बचे कितने, 50-50 में आप कितने बचे, आपके कितने बचे 50-50 में, मान लो कि 20 आप 50-50 हो, 20 50-50 हो, तो कितने क्वेश्चन हो गए ये कुल मिला के, 95। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको, 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहा है छोड़ देना चाहिए मुझे। अब देखो यहाँ पे चांसेस क्या बन सकते हैं, मान लो 45 हैं तो 45 में 5 गलत होंगे आपके, 40 सही मान लेते हैं, तो 40 × 2 कर देते हैं, 80 नंबर इधर बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब ये 50-50 वाले आप 20 के 20 अटेम्प्ट करोगे तो आपके 10 सही हो सकते हैं, 10 सही हो सकते हैं, 20 नंबर और आपके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब गलत कितने हो जाएंगे, एक तो 10 गलत हो जाएंगे आपके, हाँ 10 गलत हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका स्कोर, यहाँ पे माइनस मार्किंग करें तो 6.66 आएगा। ये भी आपका एक सेफ स्कोर तक पहुँच सकता है, 100 माइनस 6.66 यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 93.44, यही आएगा ना, है ना। तो ये भी मतलब अब आ गए, अब लटक तो गए कि लटक गए, उम्मीद है कि इस बार पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन है, आपको वहाँ पे सेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इस तरीके से, नहीं सेट करोगे तो बन नहीं पाएगा आपका, ठीक है। ये तब हो पा रहा है जब हमारे पहली बार में श्योरिटी वाले 45 सही हो रहे हैं और हमारे दूसरी बार में हम फिर 50-50 भी कर दे रहे हैं पूरे।
अब इसमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इन वाले में? अभी मत लो, अभी इस वाले में नहीं लो, इतने करके चले आओ। अटेम्प्ट कितने हुए आपके तब? 65 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए ऐसे में। लेकिन तीसरी कंडीशन आफत वाली है। आफत कैसे इसमें आएगी? जैसे मान लो पहली बार 100% आपने किए तो आपके 40 ही सही हुए। 40 में 40 आपके 100% श्योर आप हैं, इसमें सही कितने होंगे? 35। 5 मान लो गलत निकल गए, ठीक है। 30 आपने छोड़ने थे, 20 में हैं आप, तो 5 यहाँ पे आपके और आपको छोड़ने वाली कंडीशन पे आप आ गए, यानी 35 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। अब इसका कितना स्कोर बनेगा? 35 × 2 70। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? ये कैलकुलेशन बैठा रहे हैं हम पीटी क्वालिफाई करने की एक उसमें पहुंच रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को करें। तो 70 यहाँ पहुंच रहे हैं, 20 के 20 हम इनको अटेम्प्ट करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 10 मान लो सही होंगे तो 20 ये प्लस हो गए आपके इसमें 20, और इसके बाद ये हो गए 90 नंबर आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 × 2 माइनस मार्किंग निकाल रहे हैं, 10 × 2 ये हो गया 20/3 = 6.66, माइनस कर दीजिए इसमें 6.66। कितने नंबर बन रहे हैं ये? कितने निकल रहे हैं? 83.44। हाँ 34 होगा, माफ करिएगा, हाँ 34, ठीक है। अब यहां पे डूब गई नैया। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हो गए हमारे? 60। कुछ होने वाला नहीं है। या तो EWS से निकल जाए हम कि भैया EBS है हमारा, EWS कैटेगरी से है, कुछ फ़ायदा हो जाए, या तो OBC वालों का भी कुछ नहीं होना है। OBC कितनी कट ऑफ थी? 84 की, क्या कितनी थी OBC में? मतलब समझ लो OBC वाले सब जनरल के लिए ही लड़ाई लड़के आना है। अब वहाँ पे अपनी ये मत सोचने लग जाना कि भाई मेरी तो, अब आप अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि नहीं मैं तो OBC कैटेगरी का हूँ या फिर मैं EWS कैटेगरी का हूँ। जनरल के लिए ही फाइट करो पहले, तो दिमाग में ही बैठाओ, ठीक है। तो OBC वाले भी यदि आप होंगे तो भी नैया डूब जाएगी आपकी, कोई फ़ायदा नहीं है, मामला गड़बड़ा गया आपका। और हमें बॉर्डर लाइन में नहीं रहना है। पता चला कि हम 5 दिन एग्ज़ाम देने के 1 महीने तक डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फिर मेंस के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये रिस्क की स्कोर है, यानी इसमें डूबेंगे हम। जनरल में तो डूब ही गए, तो ऐसी कंडीशन में फिर मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, इधर आऊँगा। ये जो मैंने आपको आइडिया दिया था कि 30 छोड़ना है, क्या आप डूब रहे हैं तो कायदे से डूबेंगे फिर। मतलब इसका रूल ये है कि यदि डूब ही रहे हैं तो फिर कायदे से डूबते हैं, पूरा आनंद लेते हैं डूबने का। इधर से भी निकालो 20 क्वेश्चन, 20 नहीं निकालो, इसमें चांसेस बहुत कम है सही होने के। मतलब 50-50 वाले में तो था कि 50% चांसेस आपके बन रहे थे, इधर चांस आपके बहुत कम बनेंगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कहानी कहाँ तक जा सकती है। इसमें मान लीजिए कि अब आपको रिस्क लेना है कि मुझे कितना बढ़ाना है। स्कोर मेरा ये बन रहा है, इसको मुझे ले जाना है 90 या 95 तक ले जाना है। 95 के लिए कितने, मान लो 10 नंबर और बढ़ाने हैं इसमें। 10 नंबर बढ़ाने का मतलब 5 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएं। अब 5 सही करने के लिए इसमें आपको कम से कम 15 करने पड़ेंगे। 15 करोगे तब जाके मुश्किल से 5 सही हो सकते हैं। लेकिन 5 सही होने के बाद भी 10 गलत भी तो हो गए, इनका भी तो माइनस मार्किंग कैलकुलेट होगा। किसके गलत हो रहे हैं? 40 में से 35 हुआ तो 5 बचे जो गलत हो रहे हैं, तो 15 पहले माइनस मार्किंग। अच्छा, माइनस मार्किंग अभी और गड़बड़ हो रही है थोड़ा। हाँ 5 इसकी अभी माइनस मार्किंग हम जोड़ ही नहीं रहे, माइनस मार्किंग अभी बहुत बड़ी। हाँ अभी कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया ये। हाँ ऊपर वाले इसका माइनस मार्किंग अभी हमने जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ना है। तो ऐसे वाले मामले में फिर आपको इसमें घुसना पड़ेगा। यदि आपने ये सिद्धांत जो मैंने आपको बताया तोड़ना पड़ेगा लास्ट में कि 30 नहीं छोड़ना है, फिर करना ही करना है। कितना करेंगे, पूरा ना कराना कि 100 में 100 करेंगे, फिर बदला पूरा में नहीं लेना है। कम से कम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और थोड़ा ट्रिक के साथ, टेक्टिक्स के साथ कि हाँ भाई कुछ शायद हो जाए मेरा, शायद कुछ हो जाए, शायद ये लग जाए मेरे ऊपर चिन्ह कि भाई पीटी क्वालिफाई किया इस बार। मतलब मैंने क्या कहा, जीतने के लिए जाना है, और यदि जीतने के लिए जाना है तो रणनीति और जुझारूपन जीतने वाला होना चाहिए। अंत तक लड़ना है,
2 घंटे की ही लड़ाई है, 2 घंटे में ही तय होगा आपका। सर पकड़ के मत बैठ जाना 2 घंटे की पेपर बड़ा कठिन आ गया, ये आ गया, वो हो गया। जो भी कंडीशन होती है, यदि 60-70 सही कर रहा हूं तब तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं प्लान बी पे चला जाऊंगा, अपने नहीं कर पा रहा हूं तो प्लान सी पे चला जाऊंगा। पर प्लान आपके लास्ट मोमेंट तक आपको बना के रखना है, ठीक है? समझ रहे हो बात? समझ पा रहे नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसी को कहते हैं लड़ने का जुझारू पर। अब आपने जितना देखो, अब ये किस्मत का खेल नहीं है, ये मेहनत का खेल था। इस मेहनत के खेल में आपने जितनी मेहनत की थी वो मेहनत, ठीक है? तो ये तो मेरे द्वारा दी जाने वाली सलाह है। अब इस सलाह को इम्प्लीमेंट करने वाले आप हो, इस युद्ध के अर्जुन आप ही हो। तो अब कल जो है आपको इसके लिए एक रणनीति बनानी है और इस रणनीति को अमल में लाना है। फर्स्ट थिंग ये। दूसरा जो सेगमेंट है वो है आपका सी सेट का। अद्भुत है वो भी, मतलब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, एक तो लेंदी बहुत है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्रीहेंशन से चालू कर देते हैं। उनका एक सॉफ्ट जोन आ जाता है कि मैं कंप्रीहेंशन सही कर लूँगा पूरे में पूरे। कोई भी बच्चा हो, कंप्रीहेंशन कोई भी पूरा सही नहीं कर सकता। जब आंसर की आती है, बड़े बड़े कोचिंग वाले जो भी आंसर की निकालते हैं कंप्रीहेंशन, उनके भी 10-10 क्वेश्चन भी इधर उधर हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कंप्रीहेंशन के तो भरोसे मत जाना आप कि पूरा कंप्रीहेंशन सही करूंगा। और शुरुआत कंप्रीहेंशन से मत करना, क्योंकि कंप्रीहेंशन करते 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 टाइम छू मंतर हो जाता है, फिर मैथ और रीजनिंग की तरफ आप नहीं जा पाते हो। तो सी सेट में पहली शुरुआत रीजनिंग से करनी है। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है पहले उनको, और उनमें उलझना नहीं है। क्वेश्चन देखा, लग रहा है बन रहा है, अब बनना चाहिए। आपका रीजनिंग में कम से कम इतना काम आपने किया होना चाहिए कि बन रहा है, तुरंत उसको किया, आगे बढ़ गए। रीजनिंग पहले पूरी, फिर मैथ में चले जाना है। मैथ में जो आपके एरिया हैं उन पे सब पे जाना है कि भाई आपने परसेंटेज देख रखा है, उससे क्वेश्चन बन रहा है, बना दिया। एवरेज देख रखा है, बना दिया। HCF LCM से पूछ रहा है, बना दिया। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपने खुद बना रखे हैं कि भाई इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने बना दिए। अब इसके बाद मान लो 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसको लेकर के भी ध्यान रखना होगा। सी सेट में कुछ लोग दिमागी होते हैं, उनको लगता है 33% लाना है। अब 33% के चक्कर में यदि आप रह गए कि भाई मैं 33 ही लाऊंगा, है ना, लगभग कितने 100 में 66 नंबर बनते हैं शायद मेरे ख्याल से। 33% नहीं, 200 में 66। हाँ, क्वेश्चन 80 है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 नंबर, 200 में 66 नंबर आपको लाने होते हैं। 200 में 66 नंबर का खेल है। पर आप सोच लेंगे मैं 40 क्वेश्चन ही करूंगा, काम हो जाएगा। कम से कम 45 अटेम्प्ट करना आप वहां पे, कम से कम मैं बता रहा हूं, न्यूनतम 45 कितना परसेंट होता है? 80 क्वेश्चन है तो आपका 50% से ज़्यादा चला जाएगा। 50% से कम जो है आप वहाँ पे अटेम्प्ट करके नहीं आओगे। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। 33% ऐसे नहीं आ जाएंगे। आप यहाँ देखो GS की कट ऑफ कितनी गई है 200 में, कितनी गई है 200 में? 88 के आसपास। 88 का मतलब है 44 क्वेश्चन, यानी कि 44% की कट ऑफ गई है। यहाँ की कट ऑफ पहले से तय कर दी गई कि 33% ही होगी। अब GS में जब आप 100% की तैयारी कर रहे हो तब जाके 44% पे लग रही कट ऑफ। यहाँ पे 33% से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 60% काम करना पड़ेगा, तब जाके 33 आपके यहाँ पे बन पाएंगे। तो 50 से ऊपर ही रखना अपने क्वेश्चंस वहाँ पे। तो पहले रीजनिंग, फिर मैथ और फिर कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन सावधानीपूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक बार सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन में चीज़ों को हाईलाइट करते जाएंगे, है ना, जो भी वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है या इससे कोई जो है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्रीहेंशन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पहले कंप्रीहेंशन पढ़ो आराम से, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर कंप्रीहेंशन पढ़ के आंसर निकाल दो। टाइम का सबसे बड़ा इशू है। यदि पूरा दिन दे दिया जाए तो भी आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे यूपीएससी का। और 2 घंटे में करना है तो 2 घंटे में ब्रेन भी वैसी उसी हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं,
दोनों चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट है निगेटिव मार्किंग से जितना बच सको, नकारात्मक अंकन से यदि बच पाओगे तो आप कट ऑफ के नज़दीक रहोगे, कट ऑफ आपके पास रहेगी। ठीक है, तो कल के लिए सिंपल सी चीज़ है, जीएस वाले पेपर की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। जीतने के लिए जाना है, पहले दिमाग में बैठा लो, वहाँ पे तीनों प्लान हैं। पहले हमें अटेम्प्ट करना है, यदि हमारे अच्छे बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे ही बहुत बढ़िया बन रहे हैं, तो प्लान बी पे नहीं जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो पहली बार में ही 70 लग गए, छोड़ देना है, फिर बाकी पेपर फिर हल नहीं करना, रिस्क मत लेना फिर आप। ठीक है, दूसरी लगता है 60 बने हैं तो 10 क्वेश्चन 50-50 से निकाल लेंगे। यदि हमें लग रहा है कि 40 ही बने हैं तो फिर 50-50 पूरा करेंगे और कुछ हम ब्लैक एरिया को भी करेंगे जो हमने छोड़ने की प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है, ताकि मतलब लास्ट मोमेंट तक आपको लगे रहना है कि मुझे कैसे भी करके अपने क्वेश्चंस को एवरेज में लाना है, कट ऑफ के अंदर लेकर के आना है। ठीक है, तो ये आपको बैठ के खुद स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी कि कल आप क्या करने जा रहे हो। घबराना तब तक नहीं है जब तक 100वां क्वेश्चन ना देख लो, इसीलिए फ्रॉग मेथड मैंने आपको बताया है। तुरंत कूद जाओ, डरो मत, लग रहा है ये पहली बार सुना है, ये क्या पूछ लिया, तुरंत फ्रॉग कर जाओ, जंप कर जाना है। दूसरा अगला क्वेश्चन मिलेगा, आपका भी नंबर आएगा जो क्वेश्चन आपको आता होगा। हो सकता है जो आपको आता है किसी और के लिए कठिन हो। तो ये मेथड लेकर के आप सभी को चलना है कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब यदि कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। यदि आपको लगता है कि कुछ अभी भी डाउट है, कुछ पूछना चाहिए, इसमें भी कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो बताओ। हाँ, ये वाला जो था, हम जो ये निकाल रहे थे कैलकुलेशन, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई हमारी। हम इसके 5 जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे थे उनकी माइनस मार्किंग इसमें हमने ऐड ऑन नहीं की है, तो उसे भी माइनस करना होगा। ठीक है, इधर के क्वेश्चंस को तो वो भी करके कैलकुलेशन निकाल लेंगे। चलो एक बार बना लेते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो पहले अटैम्प्ट में आपके 100% वाले क्वेश्चन हो जाते हैं 70 के 70, तो 30 को आप छोड़ दोगे। इसमें मान लो, अब देखो इसका रेशियो क्या है, मान लो 10 गलत हो जाते हैं इसमें, आपके 10 गलत हो जाते हैं, 15 गलत भी हो जाते हैं इसमें, 15 गलत हो जाते हैं। ठीक है, 20 गलत भी हो जाते हैं, तो तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। यदि आपके 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 गलत हो जा रहे हैं, तो आपके 60 गुणे 2, 10 गुणे 2, ये कितना बन जाएगा आपका, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा 120। यहाँ पे 20 भागे 3, 6.66 माइनस कर दो 6.66, कितना आएगा बताते जाओ मुझे। इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 10 नंबर आएगा, यहाँ पे 40/3। ठीक है, तो एग्जैक्ट यहाँ तक आप सेफ रहोगे। यहाँ तक यदि 20 क्वेश्चन गलत होंगे तो यहाँ पे 50 गुणे 2, 100 मार्क्स। यहाँ पे कितना आएगा आपका, कितना आएगा यहाँ पे 13 100 माइनस, यहाँ पे लुटिया डूब जाएगी आपकी, लगभग आप बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाओगे, 86 नंबर के आसपास इधर बनेंगे। तो हमें यहाँ तक रखना है कि 70 और 15 तक का रेशियो होता है तो ठीक है, अन्यथा फिर आप कूद जाओगे। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, पहला वाला ये है आपका। दूसरा क्या है, 100% वाले आपके 60 हो जाते हैं तो 50-50 में आपको जाना पड़ेगा। 50-50 वाले 20 क्वेश्चन आपको हल करने पड़ेंगे। जितने 50-50 फिर आपके बचते हैं आपको उनको लेना पड़ेगा, फिर ब्लैक एरिया में जाना पड़ेगा। इसमें भी 10, मान लो इसमें 5 गलत हो जाते हैं, 55 सही होंगे आपके। ठीक है, ये हो जाएंगे टोटल 5 गलत ये, और इसमें भी, इसमें आपके 10 सही होंगे, और इधर आपके जो है 10 गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे 15 का आपका 15 नंबर, 15 गुणे 2, 30/3 इक्वल टू 10 नंबर इधर से निकल के आएंगे, और ये आपका 55 गुणे 2, 110 माइनस 100। सबसे अच्छी स्थिति तो मुझे ये लगती है कि कभी यदि ऐसा बन रहा है आपका कि आपके 60 क्वेश्चन जो है आपके पहली बार में क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, लग जाएं आपके, यदि तो आप जो है 5 मान लो इसमें गलत हो जाते हैं तो भी 55 नंबर के स्कोर पे आप चले जाओगे।
आपके जो 50-50 वाले आपके 20 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर दो आप पूरे, तो आपके तब भी 10 सही हो जाएंगे और 10 गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बना सकते हैं। तो ये रेशियो आपको वहीं पे एग्ज़ाम हॉल पे तय करना होगा। जब एग्ज़ाम हॉल पे आप दे रहे होंगे, पेपर कैसा आपका बन रहा है, वहीं पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ गए क्या मेथड रखना है, किया जा सकता है, वहाँ पे कोशिश करना। हाँ, कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो बताओ। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, यदि आप लोगों का किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यूपीपीएससी के लिए मैं 12 तारीख को एग्ज़ाम है, मैं उसके लिए आपको 11 तारीख को बताऊंगा। 11 को या 10 को मैं यूपीपीएससी के लिए बताऊंगा। ठीक है, आ जाइए आ जाइए, बैठ। कहाँ से? बैठ जाइए, घबराइए मत, बैठ जाओ आराम। दिल्ली में क्या करते हैं सर? शाहीन बाग में काम। शाहीन बाग में क्या काम है? सिलाई। सिलाई का काम करते हैं। तो यहाँ कैसे आगमन हो गया? सही तो पे देखा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। तो किस लिए, किस पर्पज़ से आए? आईएएस की तैयारी। तो सिलाई का काम कर रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी भी करनी है, ये मोटिवेशन कैसे? ग्रेजुएशन के बाद सोचा। ग्रेजुएशन हो गया है, हो पाएगा, कर पाएंगे, हो जाएगा। चलिए, मैं अभी क्लास के बाद फिर आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो चलिए फिर, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने लोग भी यूपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को मेरी तरफ से, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर करिएगा, अच्छा परफॉर्म करिएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर से कुछ संभव नहीं हुआ है, न डर से कुछ पॉसिबल है। आराम से जीतने के लिए जाना है, जुझारूपन दिखना चाहिए आपका अंतिम समय तक पूरे प्रश्नों को हल करते समय, और निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। जितनी मेहनत की है उस पर भरोसा करिए। आपने यदि मेहनत किया है, खूब परिश्रम किया है, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन होता है प्रश्न पत्र। मैं जब आपको नेक्स्ट डे आपको सॉल्व करा रहा हूँगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँगा कि देखो जो आपको पढ़ाया गया उसी से ही चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, मिलते हैं हम लोग। आप मीटिंग रूम में बैठिए, मैं आता हूँ, वहीं पर मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो